अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और बफज़ल खुदा ईद के दिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे होंगे और अल्लाह ताला इन दिनों में हमारे किए गए आमाल और हमारी की गई कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिस मिशन में जिस मकसद में हम इकट्ठे हुए हैं अल्लाह ताला हमको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। आज जो हमने टॉपिक शुरू करना है वो है हमारा बनु उमैया और बनु अब्बास। आपको इल्म है कि हम जब से तकरीबन इस तारीख को पढ़ते हुए हमारा ये तकरीबन दूसरा से तीसरा हफ्ता चल रहा है, जिसके अंदर हमने हर चीज़ को डिटेल में जो है वो पढ़ रहे हैं। तो आप सोच लें कि तारीख जो है ये किस कदर इम्पोर्टेंट है हमारे इंटरव्यू के लिए। आप हमारी साबका किताब जो अभी मिसाली गाइड है उसके अंदर देखें तो साबका इंटरव्यूज़ जो हैं उसमें भी हर इंटरव्यू में आप देखेंगे तो कमीशन के अंदर जो है वो पूछा गया है हिस्ट्री के हवाले से, तारीख के हवाले से। तो एक एक चीज़ को हम यहाँ से पढ़ के जाएंगे और मेरी आप तमाम से गुजारिश यही है कि इन टॉपिक्स पे कोई बुनियादी कुतुब पढ़ें। मैंने आप लोगों के लिए जो प्लान मुरतब किया हुआ है ये एक बड़ी कोशिश के साथ और बड़ी सोच और तगदो के बाद ये चीज़ें बनती हैं। मकसद ये होता है कि आपको एक ही टॉपिक के मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो सारे के सारे आपको बता दे और इसी वजह से हमने एक एक ग्रुप मेंबर को उसमें शामिल किया हुआ है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं शायद काम ज़्यादा हो रहा है तो ये करना है, इस पे थोड़ी सी आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए, इसको भरपूर तरीके से आपको लेके चलना है। हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज से चल रहा है और बेहतर तरीके से चल रहा है और यही वजह है कि मैंने शुरू में कहा था जैसे ही टेस्ट हुआ कि इंटरव्यू हम फौरी शुरू करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी एक छोटी तैयारी नहीं है, एक बड़ी तैयारी है। तो इंटरव्यू की तैयारी को भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है तो और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मुतमईन हैं कि बहुत उम्दा तैयारी हमारी चल रही है और सारे लोग माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो लोग वक्त नहीं दे रहे, मेरी आज भी उनसे गुजारिश है कि अपना वक्त दें और अपनी पढ़ाई को सीरियस और संजीदा लें, क्योंकि अभी ये मेहनत और कोशिश आपके बाद में काम आ सकती है। तरीकाकार आपको सबको बता दिया है। इस दौरान जो नए लोग हैं आए हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। एक और चीज़ आपको बताने जा रहे हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पहले भी बता दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने फिजिकल इंटरव्यू के लिए इस्तेफा है और फिजिकल इंटरव्यू में जो आपकी गलतियां, जो आपकी फिजिकली गलतियां इंटरव्यू में सामने आनी है वो आपके लाइव इंटरव्यू में या ऑनलाइन इंटरव्यू में नहीं नजर आती। लास्ट टाइम हमने भी देखा है इंटरव्यू का फायदा होता है ऑनलाइन भी, मगर फिजिकल इंटरव्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू हो गए हैं, आज हम अपनी फाइल सारी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके बाद अगले 5-6 दिनों में हम सारा वो प्रोसेस आपके इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स बन जाएगी। तो हम इंशाल्लाह कल जनरल लोगों के लिए भी फिजिकल इंटरव्यू का ऐड दे रहे हैं कि जो हमारे ग्रुप में नहीं है, अगर वो इन डिविजन्स में फिजिकल इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता कर सके और हम उनको भी इंटरव्यू में शामिल कर सकें, क्योंकि इसमें एक बड़ा खर्चा है। दूसरी, आपके इस लिहाज से कोई भी जानने वाले हों अहबाब जो फिजिकल इंटरव्यू देना चाहें तो आप उनको बता सकते हैं कि वो उस इंटरव्यू में अरबी के हों, एजुकेशन के हों, उर्दू के हों या इस्लामियात के। खास तौर पर ये टारगेट हमारा इस्लामियात का है और बाकी सब्जेक्ट पे हमारे टीचर साथ होंगे।
तो इस लिहाज से आपको कोई भी जानने वाला हो तो आप उनको बता दीजिएगा। इंशाल्लाह फिजिकल इंटरव्यू के रजिस्ट्रेशन जो है वो हम कल से हम स्टार्ट करेंगे और इसी माह के आखिर पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे फिजिकल इंटरव्यूज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने पंजाब की मुख्तलिफ डिविजन्स में जाना है तो एक लंबा सफर होता है। तो उस लिहाज से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बड़े उम्दा तरीके से इसको हम मैनेज करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आइए अब जो हमने आज का टॉपिक है ये बड़ा अहम टॉपिक है और इस पे बड़े सवालात होते रहते हैं। असल में यहाँ पे आपको जो सवालात बताने हैं वो बताने मकसद है कि हमें सवालात करने कौन कौन से हैं और कैसे कैसे तैयार करने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला एक जो सवाल है वो है बनु उमैया। बनु उमैया का जो दौरे हुकूमत है वो शुरू होता है 41 हिजरी से। 41 हिजरी से शुरू होता है और ये चलता है 132 हिजरी। 132 हिजरी तक ये एक बड़ा दौर है, तकरीबन मुश्तमिल है 93 इयर्स पर। 93 इयर्स पर मुश्तमिल जो है वो बनु उमैया का एक अहम दौर है। और अक्सर पूछा जाता है कि बनु उमैया के पहले और आखिरी हुक्मरान कौन है। पहले बनु उमैया के हुक्मरान है अमीर मुआविया, जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उसके बाद जो आखिरी मुस्तासिम बिल्लाह वो है आखिरी हुक्मरान है बनु उमैया के, जिनका नाम है मरवान बिन मोहम्मद। वो बनु अब्बास के मुस्तासिम बिल्लाह है। मरवान बिन मोहम्मद जो है इनके, या उनको मरवान सानी कहा जाता है, वो इनके आखिरी हुक्मरान है जिनको जंगे ज़ाब के अंदर शिकस्त हुई और बनु अब्बास की हुकूमत की बुनियाद वहां पे रखी गई। अब इसमें से मुख्तलिफ टॉपिक्स जो है वो मैंने आपको दे दिए हैं। इंशाल्लाह वो सारी असाइनमेंट्स आपको मिल जाएगी। असाइनमेंट्स बनाने का, प्रेजेंटेशन देने का ये बुनियादी मकसद है कि कम वक्त में तमाम स्कॉलर्स को एक बेहतरीन और तहकीकी चीज जो है वो मिल जाए। अब आपको इन सारे टॉपिक्स पे इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट जो है वो अवेलेबल होगी। कुछ सब्जेक्ट्स की आ चुकी है, कुछ की मजीद इंशाल्लाह ताला हमारे पास आ जाएंगे। तो आप सिर्फ उन असाइनमेंट्स को पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बनु उमैया और बनु अब्बास की जो रकाबत है ये आज से नहीं है, ये आप देखें तो दौरे इस्लाम से भी पहले की रकाबत है। और बनु उमैया उस वक्त से लेकर जो है वो हुकूमत साजी में शामिल थे और इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आपस में करीब किया और आपस में रिश्तेदारियां हुई। और उसके बाद मगर ये खानदानी रकाबतें जो है वो उस वक्त भी मौजूद थी। तो बनु उमैया के तारुफ पे चीजें आ जाएंगी, वो आपने करनी है। बनु उमैया के जो असबाब हैं, उरूज के असबाब, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपने बुनियादी तौर पर जो मैंने किताब कही थी तारीख इस्लाम है शेख मोहम्मद रफी की, अगर उसका मुताला कर लिया जाए तो ये सारे के सारे सवालात जो है वो आपके वहां पे क्लियर हो जाते हैं। तो अमवी खिलाफत के जो बानी है, फतह मक्का के मौका पर मुसलमान होने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि आपके वालिद जो है अबू सुफियान वो भी फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े दाना शख्स थे और आपकी दानाई में जो काबिल लोग थे उस वक्त के मुदब्बिर जिनको कहा जाता था वो लोग शामिल थे, जिस वजह से हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनिस्बत दीगर तमाम के आपको ज्यादा कामयाबियां मिली हैं और आप ज्यादा मुद्दत खिलाफत पे रहे हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कामयाबी के क्या असबाब थे। देखिए हमने वो चीजें कर ली लास्ट टाइम कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के दरमियान होने वाली लड़ाइयों का जिक्र भी और एतराज़ात का जायजा भी वो भी हमने कर लिया। मजीद वो असाइनमेंट्स आपको शेयर कर देंगे। अब यहाँ पे हुआ ये कि मोरूसी बादशाहत का आगाज हुआ और शौरायत जो है वो खत्म हो गई। मुदब्बर इंसान जो थे वो हजरत मुगीरा बिन शुबा, उनकी खिदमात हासिल थी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और इसके साथ साथ जो है हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी खिदमात भी शामिल थी। और यही वजह है कि आपके दौर में आपको दूसरों की बनिस्बत ज्यादा कामयाबियां मिली हैं,
क्योंकि आपके पास वो दाना और मुदब्बर जो लोग थे वो मौजूद थे। तो इस लिहाज से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपकी जो है जंग सफ़ीन जो है वो बड़ी मारूफ है, वो जंग लड़ी गई। उस हवाले से भी हमने पिछले दफा हमने सारी तफसीर भी उसकी पढ़ी है और आपने सुनी है। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले जो खलीफा है, जो बादशाह हैं मुसलमानों की इस्लामी सल्तनत के बाकायदा तौर पर, और इसके बाद आपकी जो खिलाफत है वो चली है जो है 60 हिजरी तक, यानी कि 41 से लेकर 60 हिजरी तक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत चलती है। और इस दौर के बाद आप अपने बेटे को मुगीरा बिन शुबा, ठीक है, मुगीरा बिन शुबा के हुक्म से या उसकी मशवरे से आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे यजीद बिन मुआविया को जो है खिलाफत जो है वो उसकी तरफ कर दी। अब यहाँ पे एक बड़ा मसला है कि ये वो दौर था जिस दौर के अंदर मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात जो है वो अपने उरूज को पहुंचे और तरीके इस्लाम के अंदर कुछ साने ऐसे हुए जो आज भी इस्लामी तरीके के लिए स्याह है, जिसके अंदर सबसे बड़ा साने करबला है और इसके बाद वाक़या हिरा है और मदीना पर हमला है। तो ये सारे वाक़यात जो है ये यजीद बिन मुआविया के दौर में हुए और इसमें से साने करबला जो है वो सबसे बड़ा सान्या है जो यजीद बिन मुआविया के दौर में हुआ। चूंकि ये बाप से बिल्कुल उल्ट था, इतना दाना नहीं था और उस कदर ज़ुहद तक़वा वाला नहीं था, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे मसाइल जो है यजीद बिन मुआविया को दरपेश हुए। तो आपने साने करबला जो है और वाक़या हिरा जो है इसको हर सूरत पढ़ना है। और इस दौर में मैंने वो सारी साइंस दी हुई हैं इंशाल्लाह, इसलिए मैं आपको उस पर तफसील नहीं दे रहा। तो इन चीजों को देखना है। तव्वाबीन इस दौर में आए थे, ये तव्वाबीन के हवाले से ये बड़ा पूछा गया कि तव्वाबीन कौन थे। बेसिकली तव्वाबीन एक तहरीक थी जो कत्ले हुसैन में लोग मुलव्वस थे उनसे बदला लेने के लिए बनाई गई थी और इसके सरबराह थे मुख्तार सख्फी। इब्ने जुबैर ने मुसब को भेजना जो है भेजा, जिन्होंने शिकस्त दी थी और फिर मुख्तार सख्फी को कत्ल किया गया था। तो ये एक बड़ी तहरीक थी तव्वाबीन की तहरीक, क्योंकि ये तव्वाबीन असल में तौबा करने वालों से। उसके बाद वाक़या हिरा हुआ, शहादत हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु बैत की तो वलीद बिन उक़बा आए और कसीर तादाद ईसाइयों के था, यानी कि उन्होंने मुस्लिम फौज के अंदर वो लोग शामिल किए मदीना के ऊपर हमला करने के लिए जिसमें ज्यादातर लोग ईसाई मौजूद थे। उसकी वजह ये थी कि कहीं इनके दिल में हरमैन शरीफैन का एहतराम ना आ जाए और ये हमला करने से कतरा ना जाए। तो वाक़या हिरा जो है ये इस्लामी तारीख के अंदर एक स्याह दफा है और बहुत दफा वाक़या हिरा के हवाले से जो सवाल है इंटरव्यू में वो पूछा गया है। तो ये आपने वाक़यात जो है आपने हर सूरत पढ़ना है और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को भी पढ़ना है और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कौन सी वो बुनियादी गलतियां की हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिकस्त हुई और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। इसमें आपने लाजमी आप इन चीजों को देखेगा क्योंकि ये चीजें इंटरव्यू में जो हिस्ट्री से रिलेटेड बंदा है वो बहुत ज्यादा पूछता है। सो इन चीजों को आपने हर सूरत देखना है। इसके बाद मुख्तलिफ जो लोग आए हैं, यजीद बिन मुआविया, सबसे कमतर जो दौर है वो है मुआविया बिन यजीद। ये इंतहाई लायक नेक अपने बाप से उल्ट और ये अल्लाह वाला बंदा था जिसको हुकूमत से नफरत होगी और 3 माह की हुकूमत की और फिर इसने जो है हुकूमत को खुद ही इससे दस्तबरदार हो गए। मुआविया बिन यजीद तीसरे नंबर पर, सबसे कम दौरे हुकूमत इनका है। और उसके बाद है मरवान बिन हकम। मरवान बिन हकम अगरचे बड़ा मारूफ शख्स है और यही है जो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गलती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्होंने इनको मदीना से मक्का वापस जाने दिया और ये बनु उमैया की दूसरी शाख बनी आस से था और यही था कि सेक्रेटरी था हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और चलाक था और इसी ने
वो मोहर लगाई थी जो खारजियों के लिए जो है लिखी गई था, एक खत लिखा गया था। और हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला को जंगे जमल में शहीद भी करने वाला यही शख्स है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बड़ी गलती थी उसमें से एक यही थी, ये कह ले खता थी, कह ले इज्तिहादी गलती थी, बल्कि इसको कुछ भी कहा जा सकता है। तो उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जो मरवान बिन हकम को जाने दिया, क्योंकि अब्दुल मलिक जो मरवान का बेटा था वो उस वक्त बीमार था और इन्होंने आपको मक्का से निकाल दिया था। तो ये एक बुनियादी गलती है। तो बनु उमैया के ये सिपा सलाह है। इसके बाद जो बुनियादी तौर पर बनु उमैया के अंदर बहुत बड़ा इस्तेहकाम आया और बहुत बड़ी इल्मी तरक्की होनी शुरू हुई, और इल्मी के लिहाज दूसरी तरह की जो इस्लाहात है वो होनी शुरू हुई। उसमें बुनियादी इस्लाहात है, जैसा कि नहरें खुदवाना है, जैसा कि सिक्के बनाना है, जैसा कि फौजी निज़ाम को तरतीब देना है, और ऐसे ही मुख्तलिफ इस्लाहात है, मरदमशुमारी के हवाले से इस्लाहात है। तो ये एक बहुत दीवानुल बरीद है, और इस्लामी सिक्के बना के अरबी को तरवीज देना है, दीवानुल बरीद है, काबा की तमीर नौ है, सैलाब की रोकथाम के लिए जो बंद बनाए गए और वासत छावनी बनाई गई, सरकारी जुबान अरबी करार दी गई। दिमश्क और कूफा में जो है वो बनाया गया दारुल खलाफा। तो ये एक बड़ा दौर है जिसको सुनहरी दौर कहा जाता है, वो दौर है अब्दुल मलिक। इनके कामयाब तरीन दौर जो है अगर देखा जाए तो वो अब्दुल मलिक बिन मरवान का है। उसकी वजह यह है कि इस दौर में इस लिहाज से इल्मी तरक्की तो उतनी नहीं, मगर इस्लाहात के लिहाज से बहुत बड़ी तरक्की हुई है। तो इस लिहाज से आप कहें तो बनु उमैया का अगर कामयाब हुक्मरान रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है ये कामयाब हुक्मरान रहा है। इसके बाद जो दौर था वो वलीद बिन अब्दुल मलिक का। अब्दुल मलिक का बेटा था वलीद, सुलेमान और वलीद, दो बेटे थे। और इस दौर में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में, ये थी कि मुसलमान दुनिया के बड़े हिस्से पे उन्होंने फतुहात हासिल की। और अगर फतुहात के लिहाज से सुनहरी दौर समझा जाता है और लंबा दौर समझा जाता है तो वो है वलीद बिन अब्दुल मलिक का, क्योंकि ये दो दौर ही, और आखिर में शाम का दौर ही और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का ये दौर ही तकरीबन 80 साल दौर बनता है। तो ये एक बेहतरीन दौर था जिसके अंदर मुसलमानों ने फतुहात हासिल की। और इस दौर के जो बड़े कमांडर थे वो आपने हर सूरत याद रखने हैं, जिनमें सबसे पहले अगर आप देखें तो हजरत मूसा बिन नसैर, तारिक बिन ज़ियाद, कुतैबा बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन कासिम, ये चार इस दौर के बड़े मुस्लिम कमांडर थे। अब आपने मुझसे ये पेज भी ले सकते हैं मगर आप किताब से भी देख सकते हैं, तो आपने इनको हर सूरत पढ़ना है। मैं आपको ये बता दूं कि हर इंटरव्यू में और मुझसे खुद इंटरव्यू में ये सवाल किए गए थे, मुस्लिम कमांडर का तारुफ भी पूछा गया था और इनके साथ जो होने वाला सलूक है वो भी पूछा गया था कि इनके साथ ये किस दौर के अहम कमांडर है जो इन पे बड़ा इत्मीनान करते थे, और उसके बाद किन लोगों ने इनके साथ बुरा सलूक किया और फिर क्या क्या सलूक किया। ये सवाल सब्जेक्ट एडवाइजर के नहीं थे, ये सवाल मुझसे चेयरमैन था जो पैनल का, उसने सवाल किए थे और उसके बाद भी कई लोगों से ये सवाल होते रहे हैं। लिहाजा इन चीजों पे आपने जी, तो इस लिहाज से आपने इन शख्सियात को लाजमी पढ़ना है और इन पे जो होने वाले सवालात है उनको लाजमी पढ़ना है। खास तौर पर इनके जो अंजाम है जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में इनके साथ ज्यादतियां हुई, ये बड़ा पूछा जाता है कि बनु उमैया के हुक्मरानों के साथ किसने ज्यादतियां की या क्या क्या ज्यादतियां हुई। तो उस लिहाज से आप इसको बड़े उम्दा तरीके से तैयार करके जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ के जाना है और तारिक बिन मूसा बिन नसैर, तारिक बिन ज़ियाद और इनकी फतुहात, जैसा कि फातेह वस्त एशिया कुतैबा बिन मुस्लिम को कहा जाता है, फातेह अफ्रीका जो है वो मूसा बिन नसैर को कहा जाता है, और ऐसे अंदलस और स्पेन का फातेह तारिक बिन ज़ियाद को कहा जाता है, फातेह सिंध जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को कहा जाता है। तो ये फतुहात और इनके इलाके और इनकी जो फतुहात की जो अहम अहम चीजें थी वो आपने लाजमी देखनी है।
इसके बाद मुख्तलिफ अतवार आए, जिसमें से सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, जब वलीद बिन अब्दुल मलिक गए और उसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर आया, जिसने इन तमाम खुलाफा जो सिपा सलार है उनके साथ बड़ी ज्यादतियां की और उनसे इंतकामन कार्रवाइयां की, और उस इंतकामन कार्रवाइयों में शामिल थे उनके साथ इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ। अब हज्जाज बिन यूसुफ जो है, इसकी खिदमत की और इसकी जिंदगी की जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसको भी आपने देखना। ये असाइनमेंट है हमारी इंशाल्लाह, उसमें जब आप प्रेजेंटेशन लेंगे और असाइनमेंट सुनेंगे तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इन्होंने फिर कुतैबा बिन मुस्लिम को भी कत्ल करवाया, मूसा बिन नसीर की तजलील की गई, मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करवाया गया। तो इस तरह अज़ीयतें दे देकर जो है इन मुस्लिम सिपा सलारों को खत्म करवाया गया, और इस तरह मुसलमान इन अजीम कमांडरों से महरूम हुए और फतुहात को भी ब्रेक लगी। मगर इसके बाद जो है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने बाद जो है इनको मुकर्रर कर दिया और ये 5वां खलीफा ठहरे हैं। इनका दौर जब आया है तो ऐसे लगता था जैसे खुलाफाए राशिदीन का दौर वापस आ गया। इतनी इस्लाहात, इतनी उम्दा चीजें, वही जो अदल और इंसाफ, मुसावात और अखुवत व भाईचारा, सारी चीजों का जो इस्लाम के नाम लेवा थे उनका दौर है। मगर ये मुख्तसर दौर था, 99 हिजरी के अंदर से लेकर 101 हिजरी तक ही एक मुख्तसर सा दौर है, जिसके अंदर बाद को जहर देकर शहीद करवा दिया गया। तो इसके बाद यजीद बिन अब्दुल मलिक का दौर आता है 101 से लेकर 105 हिजरी तक। फिर हशाम बिन अब्दुल मलिक का एक लंबा दौर आता है, तकरीबन 20 साल दौर। मगर ये जो दौर है उस कदर मुस्तहकमियत का दौर नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों ने जंगे फ्रांस जो है, जंगे टोरस जिनको कहा जाता है, वो इस दौर में लड़ी गई है। हशाम बिन अब्दुल मलिक का दौर 105 हिजरी से 125 हिजरी तक है और नमाज रोजा का पाबंद था, लायक था। मगर इसके बाद क्योंकि तासुब भी बढ़ना शुरू हो गया बनु उमैया के खिलाफ, जो कि पहले ही चल रहा था, मगर इससे पहले हुक्मरानों ने अपनी मुदब्बराना हिकमत अमली के तहत उसको दबाए रखा। और उसके बाद जो है जब ये गए, फिर मुख्तसर से दौर है, वलीद बिन यजीद है, यजीद बिन वलीद है, इब्राहिम बिन वलीद है और मरवान बिन मोहम्मद। और इस तरह आखिरी जो 5 साल दौर हुकूमत है वो मरवान बिन मोहम्मद या मरवान सानी आखिरी हुकूमत है। और इनके खिलाफ फिर जब बगावत हुई और इस तरह जो मार्का ज़ाब अबवी हुकूमत का आखिरी हुआ और अबू मुस्लिम खुरासानी ने जो इस वक्त मौजूद थे, अबू मुस्लिम खुरासानी इब्बासियों के कमांडर थे, उन्होंने शिकस्त दी और इस तरह बाकायदा तौर पर जो है बनु उमैया का 93 साल जो दौर है वो खत्म होता है और उसके बाद जो है अब्बासियों का अहम दौर शुरू होता है। अब इसमें एक सवाल ये चीज है, बनु उमैया के जो अहम पॉइंट्स है वो सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई हैं, अहम फिरकों के हवाले से भी मैंने बता दिया और इन चीजों को भी आपने जहन में रखना है। कौन कौन सी चीजें, खास तौर पर कमांडर्स के हवाले से, बनु उमैया के दौर के अंदर की गई जो इस्लाहात है उसके हवाले से और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से, बनु उमैया का जो सुनहरी दौर है और वाक़या करबला है और वाक़या हिर्रा है, तवाबीन का तारुफ है, ये सारी चीजें आपको इंशाअल्लाह ताला, वैसे तो आपने पढ़ी हुई हैं, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। कुछ चीजें लंबी हैं, अगर हम उनको एक क्लास में 2-4 क्लासों में भी हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैंने आपको असाइनमेंट्स दी हुई हैं, वो इंशाअल्लाह ताला असाइनमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं। अगले 2-3 दिनों में हमारे जुमे तक असाइनमेंट्स जो है सारी कंप्लीट हो जाएंगी, वो आपको मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ते रहे। मगर इस पे एक बुनियादी किताब जरूर पढ़िएगा और इसमें से लाजमी सवाल आने हैं, आप इनको अच्छी तरह करके जाइएगा। ये असाइनमेंट्स के टॉपिक में इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अब इसके बाद जो दूसरा दौर शुरू होता है वो है अब्बासी खुलाफा। अच्छा जी, अब्बासियों का जो दौर है ये दौर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा दौर है। बनु अब्बास का जो दौर है ये शुरू होता है 132 हिजरी से। 132 हिजरी से ये दौर शुरू होता है और आगे ये चलता है, एक लंबा दौर है 1258 ईस्वी तक, 1258 ईस्वी तक।
अब इसमें बनु अब्बास को अब्बास क्यों कहा जाता है, एक तो ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के से ये आगे चलते हैं। अब्बासी खुलफा असल में इनका जो दारुल खलाफा था वो बगदाद ठहरा। वो कौन सा शहर ठहरा? बगदाद। ये अब्बासियों का। अच्छा, उमैया का दिमश्क, उमैया का दिमश्क और अब्बासियों का बगदाद, ये कैपिटल बड़े मारूफ है, ठीक है। और बगदाद पहले कैपिटल था हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के दौर में भी। अब इस दौर में जो अब्बासी खुलाफा है उसमें सबसे पहला जो खलीफा आता है वो है इब्राहिम, इनको जो खिलाफत लेके देने वाला है वो बाकायदा तौर पर खलीफतुल कमांडर है इब्राहिम बिन उस्मान अबू मुस्लिम खरासानी। ये एक ईरानी था, अबू मुस्लिम खरासानी। ये असल में एक ईरानी था, जर्नैल था, और इब्राहिम बिन उस्मान इसका नाम है। और इसने जिस कदर बनु अब्बास को तकबीयत दी इस कदर किसी और ने तकबीयत नहीं दी। और ये अबुल अब्बास अस-सफ़ाह, अबुल अब्बास अस-सफ़ाह जो है ये पहला अब्बासी हुक्मरान था, अबुल अब्बास अस-सफ़ाह, और इसका नाम था अब्दुल्ला। ये पहला हुक्मरान कौन है? अबुल अब्बास अस-सफ़ाह। अच्छा जी, यहाँ पे ना ये चीजें बड़ी अहम याद रखनी आपने। अबू मुस्लिम खुरासानी का तारुफ भी मुख्तसर मगर जामे अंदाज में, अबुल अब्बास सफ़ा का तारुफ भी, असफ़ा का माना खून रेस, ठीक है। और ये माने लाजिम पूछे गए हैं इंटरव्यू के अंदर। और पहला कौन है, आखिरी कौन सा है, और इसमें खलीफा हारून रशीद वगैरह इनके दौर जो है वो बड़े अहम समझे गए। अब बनु उमैया के बादशाहों की तादाद है 14। बनु उमैया के कितने हैं? टोटल 14। आपको कम से कम पहले एक दो और आखिरी जरूर याद रहना चाहिए। बनु अब्बास जो है इनकी तादाद है 36 भी और 37 भी है, दोनों कह सकते हैं, 37 ज्यादा मारूफ है, ठीक है। तो 36 भी इसकी तादाद वैसे जिक्र है। तो इसके भी पहले और आखिरी खुलफा का नाम आपको जरूर होना चाहिए याद। और इसके कामयाब और हकीकी बानी कौन है? अब बनु अब्बास का जो हकीकी बानी कहा जाता है वो है अबुल अब्बास अस-सफ़ाह। इसको बनु अब्बास की खिलाफत का हकीकी बानी कहा जाता है और पहला अब्बासी हुक्मरान इसे कहा जाता है। सबसे कामयाब तरीन जो एक बनु उमैया में अब्दुल मलिक बिन मरवान था। अब इसमें जो सबसे कामयाब तरीन था वो अबू जाफर मंसूर। अबू जाफर मंसूर जो था ये सबसे कामयाब था, यानी कि इस दौर में बनु अब्बास को जिस कदर इस्तेहकाम हुआ, बनु अब्बास को जिस कदर जो है वो मजबूती मिली, वो किसी और के दौर में किसी को नहीं मिली, किसी और के दौर में। इस लिहाज से मुस्लिम बनु अब्बास के दौर में सबसे अहम जो दौर है वो इन्हीं का दौर समझा जाता है। और इस दौर के अंदर जो है बनु अब्बास मजबूत हो गए। अब इनके खुलफा की तादाद जो है वो सारी या उनका सबका तारुफ करना हमारा मकसद नहीं है। इसमें सवाल क्या होते हैं? इसमें सवाल ये हो सकता है कि बनु अब्बास का दौर बेहतर था या बनु उमैया का दौर बेहतर था आपकी नजर में, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, वो आप ये कहते हैं कि मेरी नजर में बनु अब्बास का दौर बेहतर है, वो कहेंगे कि आप किस लिहाज से इसको बनु अब्बास को बेहतर समझते हैं। एक तो सवाल ये हो सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा इल्मी साइंसी तरक्की जो है वो किस दौर में, बनु अब्बास के दौर में हुई है या बनु उमैया के दौर में? तो ये ऑब्वियसली बात है कि सबसे ज्यादा इल्मी और तालीमी तरक्की जो हुई है वो बनु अब्बास के दौर में हुई है, जिस दौर में बैतुल हिकमत कायम हुआ, जिस दौर में फलसफियाना जो थॉट्स हैं वो रूज पाए, जिस दौर में यूनानी कुतुब के तराजम हुए, जिस दौर में मुख्तलिफ साइंसदान आए और जिस दौर में बाकायदा तौर पर इन चीज़ों पे जो इदारों पे इदारे बनाए गए और जैसा कि मदरसा निज़ामिया वो बनाया गया। और ऐसे ही इस दौर के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर कुछ नहरें खुदवाई गई, जैसा कि पहला बादशाह अबुल अब्बास सफ़ा, दूसरे हैं अबू जाफर मंसूर, तीसरे हैं मोहम्मद महदी मूसा हादी और चौथे नंबर पर आते हैं हारून रशीद जो तर्तूस में पैदा हुए। अब इनके हवाले से हारून रशीद और उनके आगे थे अमीन और मामून, ये दोनों बेटे थे, ये दोनों भाई आपस में भी लड़े थे, ठीक है। अब जो है अमीन और रशीद जो कत्ल हो गए थे,
तो आप इनके हवाले से आपने देखना है कि हारून के दो बेटे थे, दो अलग अलग माओ से थे। जो मामून था ये बड़ा था और ये ईरानी एक खातून थी जिसका नाम था मराजल, ये उसकी इनके बदन से था। और अमीन जो है ये जुबैदा हारून की जो बीवी थी, जुबैदा मलका जुबैदा, और इन्हीं के नाम पे एक नहर भी है, तो उनका बेटा था। तो इस लिहाज से इनकी आपस में खानदानी चक्करश भी थी। उस वजह से फिर आखिरकार जो है ताहिर बिन हुसैन ने मामून रशीद को कत्ल कर दिया। और इस दौर में मामून रशीद के जो अतालीक मुकर्रर हुए हैं, अतालीक वो जाफर बरामकी। अच्छा, यहां पे एक बड़ा अहम सवाल है, वो सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, मगर चूंकि उस पर असाइनमेंट्स दी हुई है वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। 2015 और 17 के अंदर कुछ इंटरव्यू में सवाल जो हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा सवाल हुए हैं कि बरामका कौन थे, करामका कौन थे, ठीक है, और सासानी, इस्माइलिया, यानी कि इन लोगों का ये कौन लोग थे, ये जाफर बरामकी कौन था, ठीक है। तो ये जो मामून रशीद जो है उनके अतालीक थे, और इस दौर में ये इन्होंने बहुत बड़ा उरूज पाया, इस दौर में बहुत बड़ा उरूज पाया। तो इस लिहाज से आपने बरामका, करामता, इस्माइलिया और मुख्तलिफ जो फिरके थे उनको याद रखना है। बरामकी असल में ईरानी नस्ल थे और इनके जद्दे अमजद जो है ये अब्बासियों के दौर में, हारून के दौर में इनको बहुत ज्यादा यहाँ पे ताकत मिली थी। और इस दौर में ये बनु अब्बास का जो आखिरी दौर है वो कुछ ऐसा दौर भी है कि जिस दौर के अंदर एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सल्तनतें कायम रही हैं। जैसा कि फातमी हुकूमत जो है वो एक अलग हुकूमत थी, मिस्र के अंदर हुकूमत थी। दौलत इदरीसिया जो है अफ्रीका के अंदर इदरीस ने जो है हसन बिन अली के मामू इदरीस ने अफ्रीका के अंदर वो बना ली थी। और ऐसी दौलत ताहिया जो है ताहिर बिन हुसैन ने अपनी सल्तनत बना ली थी। और इस दौर में एक शख्स है निजामुल मलिक तौसी। अब निजामुल मलिक तौसी को भी आपने पढ़ना है। और इस दौर के जो अहम फिरके हैं जैसा कि मुताजिला है, ये सारे बताए हुए हैं, आशरिया है, अबुल हसन आशरी से कराबता है, बातनी फिरका की शाख हमदान जो है इसका बानी था। इख्वान सफा एक फलसफियों की तहरीक थी, जो तंजीम थी जो उसमें अपने जो फैसले करते थे। तो इस लिहाज से ये मुख्तलिफ फिरके जो है और मुख्तलिफ जो हुकूमतें हैं ये आपने इनको लाजमी देखना है। और एक और चीज जो है कि किस दौर के अंदर जो है मुताजिला को उरूज मिला, मुताजिला को मुतसिल बिल्लाह, वासिफ बिल्लाह और जाफर मुतवक्किल अल्लाह, इनके दौर के अंदर जो है मुताजिला को बहुत ज्यादा उरूज मिला। और इसी वजह से यही वो दौर है जिसके अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह को कोड़े लगाए गए और इसका जो है खात्मा बिन मुतवक्किल ने किया। इस लिहाज से आपने इस दौर को देखना है कि बनु अब्बास का जो दौर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है और इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनको हमने कवर करना है। तो आपके लिए मेरे पास अभी किताब इधर मौजूद नहीं है, वो शेख मोहम्मद रफीक की जो किताब है पार्ट 2 की 12वीं क्लास के अंदर, वो सारी की सारी बनु अब्बास पे है। अगर आप उसको थोड़ी सी तफसील के साथ पढ़ लें, उसमें इमाम अहमद बिन हंबल चारों इमामों की तफसील है, इमाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसील है और फुक़हा की तफसील है। और फिर ये वाले जो मुख्तलिफ फिरके हैं ये मैंने आपको बता दिया कि उस वक्त ये काफी सवालात हुए हैं। तो ये सवालात आपने हर सूरत हाल करने हैं। इन सारे सवालात पे हम आपको असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आपको दे रहे हैं। तो काइनली कल का जो दिन है, आज रात और कल का दिन, आपने बनु उमैया और बनु अब्बास यानी कि अगले 2 दिन आपने मुसलसल बनु उमैया और बनु अब्बास को आपने तसल्ली से पढ़ना है। और एंड पे फिर प्रेजेंटेशन जब होगी फिर आपने बनु उमैया और बनु अब्बास को तसल्ली से पढ़ना है। अच्छा, सवालात आपको यही होंगे और यही आपको अच्छी तरह तैयार करने होंगे। तो इसके साथ साथ एक और चीज है कि आपने इन खुलफा की सारी डिटेल हम कर नहीं सकते। सिर्फ आप ये देख लें कि
कि मोतादिली बादशाह कौन कौन से थे और फिर किसने रिहा किया हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को। हारून रशीद के हवाले से जरूर पढ़ लीजिएगा, उसकी बीवियों के नाम और उसमें जो खिदमात हुई है वो लाजमी पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ही पहले दो खुलफा के हवाले से, बाकी ये बिल्ला बिल्ला सारे हैं। अब ये बिल्ला असल में इनकी एक निस्बत है, ये अल्लाह ताला की तरफ के साथ अपनी निस्बत जोड़ते हैं, तो इस लिहाज से इसकी भी वजह तस्मिया पड़ी। इंटरव्यू में सवालात होते हैं क्यों क्यों कर कैसे, ठीक है, ये सवालात चलते हैं, तो आपको क्रिटिकल क्वेश्चन भी अपने आप को प्रिपेयर करके जाना होगा कि अगर ये चीज है तो ये क्यों है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सफा को कहते हैं, सफा का माना क्या है, तो इस दौर में जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं उन हुकूमतों को मुख्तसर मगर जामे अंदाज के अंदर आपने पढ़ के जाना है। तो अब इसके बाद जो है मैंने बता दिया इन फिरकों को भी पढ़ना है और इस्माइलिया को भी पढ़ना है। एक चीज और है यहाँ पे, वो है क्रूसेड्स यानी कि सलीबी जंगे। सलीबी जंगे जो है ना, इसकी पहली दूसरी तीसरी, पहली कब हुई, उसका क्या रिजल्ट है, दूसरी, आपने सलीबी जंगों को हर सूरत टच करना है। ये सिर्फ आपके इंटरव्यू के लिए फायदामंद होगी, लाजमी नहीं कहा यही सवाल पूछा जाए, मुमकिन है पूछ भी लिया जाए, मगर इन सवालात को आपने प्रिपेयर करके जाना है। और ये सवाल भी प्रिपेयर हो आपका कि आप कंपैरिजन जब करें बनु उमैया का बनु अब्बास से, तो आप दलाइल की बुनियाद पे, आप रेफरेंस की बुनियाद पे, आप हवालाजात की बुनियाद पे उनका कंपैरिजन करें कि मैं अगर पसंद कर, तो देखिए वहां पे जवाब देने में कोई अमर नहीं है कि आप बनु उमैया का दौर पसंद करते हैं या बनु अब्बास का पसंद करते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी का भी दौर पसंद कर सकते हैं, मगर उसमें यह है कि आप उसके हवाले से अपनी क्लैरिफिकेशन दें कि मैं अपने लिहाज से इसका दौर पसंद करता हूं। अच्छा, वो क्यों पसंद है ये आपको बताना है कि मैं इल्मी लिहाज से इस दौर में साइंसी तरक्की हुई है, इस दौर में मुख्तलिफ किताबें जो उनके तराजम किए गए हैं और उस लिहाज से मुसलमानों ने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। तो इस लिहाज से आपने बड़े उम्दा तरीके के साथ जो इन अदवार को तैयार करना है। इसके अलावा और भी कुछ बुनियादी सवाल हैं जो अभी आपको बता रहे हैं, इनको भी हमने इंशाअल्लाह ताला करना है। तो अब जो मुख्तलिफ फिरके हैं, ये हमने उस वक्त भी इस्लाम और फलसफा में भी हमने सारे फिरके किए हुए हैं, तो ये दावत इरशाद में भी काम आने वाले हैं, ये यहाँ पे भी काम आने वाले हैं। तो बनु अब्बास और बनु उमैया, ये दौर कंपैरेटिवली आपने इसका जायजा लेना है और कंपैरेटिवली इसको पढ़ते हुए आपने चीजों को बेहतर तरीके से देखे जाना और फिर एक राय कायम करनी है। तो इस लिहाज से आपकी फिंगर टिप्स पे हो बनु उमैया के लोग, बनु अब्बास के लोग, इनके खुलाफा की तादाद। ये नहीं है कि आपसे वहां पूछा जाएगा कि आप 36 खुलाफा की तादाद गिनते हैं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपको ये कम से कम पहले तीन चार पता हो, बनु अब्बास के पहले 3-4, बनु उमैया के, ऐसे ही पहला और आखिरी और कामयाब, ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे बनु अब्बास की। बनु अब्बास के हवाले से जो बुनियादी सवाल हो सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो आपने सीक्वेंस के साथ आपने इन सारे सवालात को तैयार करना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आपने जो तारीख़ इस्लाम पे एक बुनियादी किताब जो है वो उसको लाजमी देख रहे हैं। देखिए, ये लाजमी नहीं है कि इसमें से सवाल पूछे जाएंगे, मगर ये 70% हुआ है कि इनसे सवालात लाजमी पूछे जाते हैं। उसकी वजह यह है कि कमीशन का जो चेयरमैन है वो बड़ा इंटरेस्टेड होता है हिस्ट्री में, वो इसके बड़े सवालात पूछते हैं। इस्लामियत वालों ने तो पूछने ही पूछने होते हैं, तो उनके सवालात भी होते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन के जो मौजूआत हैं वो इस लिहाज से मैंने सारे मौजू उसी में मैंने लिख दिए हैं ताकि एक एक चीज जो है आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक चीज को बयान नहीं कर सकते। तो बनु अब्बास का इल्मी और साइंसी दौर के लिहाज से मैंने असाइनमेंट है मुअतज़िला का तारुफ कायद मुअतज़िली बादशाह और नज़रिया खल्क़े कुरान क्या था। अब इस पे भी असाइनमेंट है, इसको हमने पढ़ना है। यानी कि ये जो असाइनमेंट के टॉपिक्स है ना, ये असल में मैं सोच के पूरे सब्जेक्ट के निकालता हूँ और अहम टॉपिक्स निकालता हूँ। ये टॉपिक्स ही मिल जाना बड़ी बात होती है कि हमें एक टारगेट मिल जाता है कि हमने करना क्या है। यानी कि एक हमारे सामने एक बड़ा बनाया काम आ जाता है कि इसका मतलब हमने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब दूसरी चीज आपके लिए आसानी है कि आपको एक टॉपिक ढूंढने के लिए कोई बहुत ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़नी, बल्कि हम उन टॉपिक्स पे एक रिसर्च जो है, एक छोटी रिसर्च जिनको कह रहे असाइनमेंट के टॉपिक पे तौर पर हम वो दे रहे हैं और वो आपको बड़ी बड़ी चीजें आप कहेंगे कि मुझे
टॉपिक पे असाइनमेंट चाहिए तो वो असाइनमेंट आपके सामने आ जाएगी कि आप उसी टॉपिक को असाइनमेंट में पढ़ लेंगे तो आपका इंशाल्लाह ताला वो जो है क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही बनु अब्बास की इख्वानुस सफा और मुख्तलिफ 5 फिरकों के नाम इस पे भी हमने असाइनमेंट दी है। मदरसा निजामिया बैतुल हिकमत इनका मुख्तसर तारीफ और खिदमत। अच्छा, फितना तातारी फितना जो है ये बनु अब्बास को ले के गया, बैठ गया और आखिर पे इसने तबाही, चंगेज खान अलाकू खान ने जो मुसलमानों की बगदाद की तबाही की, वो बड़ा एक फितना था। तो मंगोल जो थे वो अब उनके हवाले से फितना ततारी और मंगोल इनके हवाले से भी एक असाइनमेंट जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगी। और इसके बाद बनु अब्बास और बनु उमैया का तकाबली जायजा, जिसमें इस्लाहात है, फतुहात है, इल्मी और साइंसी तरक्की है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप इन चीजों को बेहतर तरीके से कर लेंगे, इन तरीकों को बेहतर तरीके से देख लेंगे, जहां पे जैसा कि बरामका, करामता, इस्माइलिया, जैदिया, इशारा, ये सारे फिरकों पे जो मालूमात वो मौजूद है, तो इनको कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये चीजें आपकी बहुत हद तक कवर हो जाएगी। बाकी ये कुछ नोट्स हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। तो इस पे एक बेहतरीन किताब मैंने आपको बता दी हुई है, वो आप शेख मोहम्मद रफी की किताब जो है ग्रेजुएशन वाले अगर तफसील से पढ़नी है तो ग्रेजुएशन वाली, मगर इंटर के अंदर बेहतरीन लिखा हुआ है, आप उसको देख लें। उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बड़ी तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बनु उमैया पे, बनु अब्बास पे कुतुब हैं, उनके अंदर भी ये सारी तफासील देखी जा सकती है। तो ये दौर आप 2 दिन के अंदर मुकम्मल करने वाले हैं। तो 2 दिन आपने मुसलसल पढ़ना है और इसी को पढ़ना है। देखिए अभी इंटरव्यू का फाइनल नहीं है, ये गुड लक ये है कि टेस्ट का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट हो गया। पहले मुतवक्के था कि टेस्ट का रिजल्ट मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आ जाएगा, मगर अब ये लग रहा है कि टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आएगा अगस्त के अंदर, और अगस्त के अंदर अगस्त 15 तक ये मुतवक्के है। अब जो मुझे ये लग रहा है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है आज ऐसा कि सोशियोलॉजी लेक्चरर मेल का रिजल्ट आया, मुमकिन है जल्दी आना शुरू हो जाए, मगर हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम है वो तसल्ली बख्श और बेहतरीन काम जो हमारा इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें तसल्ली होगी कि हमने एक एक कोर्स को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हुआ है और एक एक चीज को कवर किया हुआ है, और साथ साथ आप हालात हाज़िरा के ऊपर आप कॉलम्स, नोट्स आप जरूर पढ़ते जाएं। और मैंने ये कहा कि आप अपने करीबी अभी 10 दिन बाद कॉलेजेस भी ओपन हो जाएंगे, सरकारी कॉलेजेस, वहां पे फिर आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कुर्बो जवार में जाएं और वहां पे फीमेल कॉलेज में या बॉयज कॉलेज में किसी प्रोफेसर, कोशिश करें लेक्चरर जो नहीं लगे उनसे, या कोशिश करें किसी असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर से आप लाजमी रब्ता करें और उनसे कहें कि हमें थोड़ा सा वक्त दें और 1-2 दफा टिप्स लेके आए, फिर आप उनको 1-2 दफा फिजिकल इंटरव्यू दें। जितने ज्यादा आप फिजिकल इंटरव्यू देंगे और जो आपकी जो कमियां होंगी उस पर आप काबू पाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो ये मैंने हर एक को कहना है। तो आप बनु उमैया, बनु अब्बास का जो टॉपिक है वो हमारा मुकम्मल हो गया। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि कल हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा सल्तनत उस्मानिया। इस पे मैंने आपको पढ़ाना नहीं है, जस्ट आपको चीजें बतानी है। पढ़ना हो तो लेक्चर सुना तसल्ली के साथ तो आप सुन सकते हैं, मगर इस पे कोई ज्यादा सवाल नहीं होने। सल्तनत उस्मानिया पे कोई ज्यादा सवाल नहीं है, सल्तनत उंदरस पे कोई ज्यादा सवाल नहीं है, मगर आपको पता हो जैसा कि 2017 के अंदर ये सवाल कई लोगों से हुआ कि जो सल्तनत उस्मानिया है वो उस्मानिया यानी उस्मान की तरफ कैसे चलेगी, ठीक है। तो ये पेपर में भी सवाल आ गया था उस टाइम लास्ट टाइम। तो इस लिहाज से अपने आप को भी आपको सिर्फ पता हो कि सल्तनत उस्मानिया क्या थी, सल्तनत उंदरस कहाँ थी, क्या थी, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर हमने जो बरसगीर की है उसको मेन पॉइंट डिस्कस करके बस इंशाल्लाह ताला 2 क्लासेस मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद एक दिन आपको लीव दिया जाएगा, फिर आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है वर्क वो इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। प्रेजेंटेशन को इग्नोर मत किया करें। प्रेजेंटेशन मैक्सिमम आपने 6 से, अब ये नहीं है कि प्रेजेंटेशन में आपने जो सारी असाइनमेंट लिखी है वो सारी असाइनमेंट बयान करनी है। देखिए प्रेजेंटेशन को एक असाइनमेंट तैयार करें, असाइनमेंट तैयार कर ली है वो एक बड़ी उम्दा तरीके से हो, 5 से 6 सफ़ात पे 8 सफ़ात पे मुश्तमिल हो। जब असाइनमेंट से आप आगे प्रेजेंटेशन देनी है तो आप जस्ट उसके मेन नुकात बयान करें ताकि लोगों को पता चलता जाए कि इसका ये चीजें हैं, यानी कि उसकी अहम चीजें बयान कर दें और सिर्फ 5 मिनट के लिए। और
2 से 3 मिनट हम डिस्कशन करेंगे ताकि 7-8 मिनट में एक प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो जाए, हमें ज्यादा देर ना हो रात को। तो ये कोशिश कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब हम जैसे हम बिजी होंगे तो हम आपकी ये सारी प्रेजेंटेशन मिनी ग्रुप्स में भी होगी, यानी कि वो टाइम आप जितना मर्जी लगाएं, अपनी मर्जी के मुताबिक टाइम रखें। मिनी ग्रुप्स में तमाम लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है, तो इस दफा 30 लोग मैंने सिलेक्ट किए हैं कि इन 30 लोगों ने मुझे प्रेजेंटेशन देनी जो हम पूरे मेन ग्रुप में देंगे। तो उसके लिए रेडी रहे और चीजों ये सारी असाइनमेंट्स आप हमें मुकम्मल करके देते रहे ताकि हम आपको एक दफा देंगे और एक ही फाइल में आपको सारी असाइनमेंट्स इंशाल्लाह ताला वो मिल जाएंगे और इस तरह जो है एक एक चीज पे आपको खबरने की जरूरत नहीं है, आसानी रहेगी। अल्लाह ताला हम सब हामी नासर हो। आप में से जो जो इंटरव्यू देना चाहते हैं फिजिकल या आपके जाने वाले हैं कोई भी किसी भी जगह पे जो है, तो आप उनको लाजमी बताएं फिजिकल इंटरव्यू का, ये पंजाब की नॉर्थ डिवीजन में। और इसका ये ख्याल रखिएगा कि इस पे एक बड़ा खर्चा आता है, बड़ा खर्चा है पूरी टीम को लेके आना, वहां पे सारा मैनेज करना और एक एक इंटरव्यू हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह पूरे पैनल के साथ, और वो रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ताला हमारी अवेलेबल होगी। तो ये बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरात पिंडी, गुजरावाला, लाहौर, ये यहाँ पे इंटरव्यूज होंगे। तो मगर एक जगह पे इंटरव्यू होने के लिए जो है वो कम से कम 15 लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने लोगों में वो मैनेज होगा इंशाल्लाह हमें तादाद इससे ज्यादा ही है। बाकी फिर भी कोशिश करें आपके गिरदुआ में जो भी जाने वाले लोग हैं आप उनको लाजमी इसमें शामिल करवाएं। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला आपको सिलेक्शन के मराहल से गुजारे और आसानियां पैदा फरमाए। बाकी पढ़ते रहें, याद करते रहें, डाटे को पढ़ते रहें। सीटें बहुत सारी आती रहती हैं, एजुकेटर्स की आ रही हैं अभी, इसके साथ फेडरल में जैसा कि भी आई हुई हैं, तो ये सीटें आती रहती हैं, एसएस की आने वाली हैं। तो तैयारी इंसान की मुस्लिम अंदाजी से हो, ये ना हो कि इश्तिहार देख के तो तैयारी शुरू कर दे, इश्तिहार गया तो तैयारी गया, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि तसल्सल के साथ इंसान को लगे रहना चाहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक दिन कामयाब जरूर कर देगा। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सवालात आप कर सकते हैं, सवालात का टाइम।